हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली जीके जीएस सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज में एसएससी घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन होंगे उस सबको डिस्कस किया गया है और साथ ही जो लूसेंट से और भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो सब भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो दो नदी हैं उसके बीच में जो भूमि होती है उसको क्या बोला जाता है। तो जैसे मान लेते हैं एक ये नदी है और इसके साथ में कोई और एक नदी होगी ऐसे। तो ये जो दो नदी है इसके बीच में ये जो भूमि है इसको क्या बोला जाता है। तो दो नदियों के बीच की भूमि को बोला जाता है दो आब। इसका मतलब ये होता है दो दो आब। इसका मतलब है कि दो नदी के बीच की भूमि, दो नदी के बीच की भूमि। उसको बोला जाता है दोआब। और ये जो एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो ये दो नदियों के बीच की भूमि हो जाएगा दोआब। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पहले यहाँ पे समझते हैं, जो भारत में जो भी नदियाँ हैं उसको जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है प्रायद्वीपीय नदियाँ और दूसरा है हिमालयी नदियाँ, जो हिमालय से निकल के बहती हैं, जैसे कि गंगा हो गया, जमुना हो गया। तो हम पहले देख लेते हैं कि जो नदियाँ हैं वो भारत में कौन कौन सी सबसे बड़ी नदी है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी नदी, भारत में सबसे बड़ी नदी, तो उसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी, जिसका लेंथ कितना है 2525 किलोमीटर। तो ये हो गया सबसे बड़ी। और सेकंड पे कौन आता है? सेकंड पे जो आता है वो है गोदावरी नदी पूरे भारत में, और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और यहाँ पे जो गंगा नदी है ये हिमालय की नदी है, और ये जो गोदावरी नदी है ये है प्रायद्वीपीय नदी। तब इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा कि जो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी वो कौन सी हो जाएगी, वो गोदावरी नदी हो जाएगी। और गोदावरी नदी के बारे में कुछ और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जो गोदावरी नदी है इसको बोला जाता है, ये क्या हो गई, ये प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दक्षिण गंगा। इसको बोला जाता है दक्षिण गंगा, या फिर एक और इसका नाम है कि ओल्ड गंगा बोल देते हैं लोग, ओल्ड गंगा। इसको ओल्ड गंगा भी बोल दिया जाता है। और एक और क्वेश्चन होता है कि जो कावेरी नदी है इसको क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर दक्षिण भारत की गंगा बोला जाएगा तो हो जाएगा कावेरी नदी। ये इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो पूरे साल इसमें जो पानी होता है वो बहता है। और तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो नासिक है ये है गोदावरी नदी के किनारे। तो गोदावरी नदी के किनारे कौन सा है शहर है, नासिक। और ये जो नासिक शहर है यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला। और जो कुंभ मेला है टोटल 4 जगह पे लगता है। एक तो लगता है प्रयागराज में, प्रयागराज इलाहाबाद। और दूसरा लगता है हरिद्वार में, हरिद्वार में। और तीसरा ये लगता है उज्जैन में, उज्जैन में।
तो कुंभ मेला टोटल 4 जगह पे लगता है, एक नासिक में और दूसरा प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन। ये जो प्रयागराज और हरिद्वार है ये किस नदी पे है? ये हो गया गंगा नदी पे। और जो उज्जैन है ये किस नदी पे है? ये है शिप्रा नदी पे, शिप्रा नदी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। और नासिक हो जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे है। और ये हो गए 4 कुंभ मेले। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदीय द्रोणी कौन सी है? जो नदीय द्रोणी जो होता है, द्रोणी का मतलब होता है बेसिन है। इसका मतलब क्या होता है? द्रोणी का मतलब होता है बेसिन है। और बेसिन का मतलब हो जाएगा कि जैसे कोई एक नदी है और इसमें क्या होगा, इसमें पानी फ्लो होगा और इसका जो है एक कोई एरिया होगा। मान लेते हैं कोई ये एरिया है, ये क्या है? कोई एरिया हो गया। अब इसमें जो भी पानी आएगा वो किस में, नदी में बहेगा। अगर मान लेते हैं इतने एरिया का पानी इस नदी में बह रहा है, तो इस एरिया को क्या बोल दिया जाता है? उस नदी का द्रोणी या फिर बेसिन। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो 10% क्षेत्रफल में फैली हुई है भारत की, जो नदी की जो द्रोणी है 10% क्षेत्र में फैली हुई है, वो नदी कौन सी है? तो वो नदी है गोदावरी नदी। और भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी द्रोणी किसके है, सबसे बड़ी द्रोणी कि सबसे बड़ा बेसिन किसका है? वो गंगा नदी का है। ये जो है भारत के 26% एरिया में फैला हुआ है गंगा। और उसके बाद है ये गोदावरी, इसका जो है 10% एरिया में फैला हुआ है इसका बेसिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4th नंबर क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो भारत के बाहर निकलती है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं लोग, ये जो है ब्यास, रवि और झेलम, ये कहाँ से निकलती है? ये भारत से निकलती है। ये तीनों कहाँ से निकलती है? भारत से ही निकलती है। जबकि जो ब्रह्मपुत्रा है इसका जो उद्गम है वो तिब्बत से होता है। इसका उद्गम तिब्बत से होता है। और यहाँ पे जो तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को बोला जाता है सांगपो। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? तो तिब्बत में बोला जाता है सांगपो। और जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये जब अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश में, तब इसका नाम हो जाता है दिहांग। इसका नाम हो जाएगा दिहांग। और जब भारत में बहेगी तब तो इसका ब्रह्मपुत्रा रहता है। और जब बांग्लादेश में जाती है ये नदी, तब इसका नाम हो जाता है जमुना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसका जो उद्गम होता है तिब्बत से, और तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो। और जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है तब इसका नाम हो जाता है दिहांग। और भारत के अदर हिस्से में जो बहती है तब इसको ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है। और ये नदी जब बांग्लादेश में चली जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी, तब इसका नाम हो जाता है जमुना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भारत से बाहर कौन सी नदी निकलती है, वो ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? इसमें पूछ रहा है कि जो अकबर है इसका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कालानौर में। और
कालानौर कहाँ पे है? ये है गुरदासपुर पंजाब में। गुरदासपुर पंजाब, यहीं पे क्या हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और उस टाइम पे जो इसकी जो एज थी वो 13 वर्ष थी। तो 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था और हुआ था गुरदासपुर पंजाब कालानौर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका एक चीज़ और नोट कर लीजिए लोग कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? ये हुआ था 1556 ईस्वी में। और ये जो मुगल सम्राट कब तक रहा? ये 1605 ईस्वी तक। तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष की था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसमें वही पूछ रहा है जो अकबर का, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं का उत्तराधिकारी। तो हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? अकबर था। वो कौन था? अकबर। और जब इसका जन्म हुआ था, अकबर का जब जन्म हुआ था तब हुमायूं क्या वो कहाँ पे था? निर्वासन काल में था। मतलब जो 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था तो इसके बाद शेरशाह सूरी का शासन हो गया था, सूरवंश की स्थापना हुई थी। और जो हुमायूं है ये चला गया था काबुल। तो जब अकबर का जन्म हुआ उस टाइम पे निर्वासन काल में था, ये किसी गद्दी पे नहीं था। और जो अकबर है इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 13 वर्ष की आयु में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में हुई थी? इस क्वेश्चन में पूछा है पानीपत की द्वितीय लड़ाई। तो पहले देखते हैं ये कब हुआ था। ये हुआ था 1556 में। और ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। तो 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। तो उस समय क्या हुआ था कि जो दिल्ली की गद्दी थी वो खाली हो गया था। तो उस टाइम पे जो हेमू था, हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। तो उसी समय क्या हुआ था कि 1556 में ही अकबर का राज्याभिषेक हुआ और अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुई जिसमें कि जो हेमू था वो हार गया। हेमू इसमें हार गया और अकबर की इसमें जीत हुई थी और दिल्ली पर फिर से मुगल साम्राज्य का स्थापना हुई थी। और अकबर के तरफ से जो इसके तरफ से जो लड़ने वाले थे वो थे बैरम खान। बैरम खान इसी के संरक्षण में अकबर था। तो ये जो हो जाएगा पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ये 1556 में हुआ था और अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें से कि अकबर इसमें जीता था और अकबर की तरफ से बैरम खान इसका सेनापति था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखित है? तो ये क्या है? ये अकबर की आत्मकथा है। ये जो अकबरनामा है ये क्या है? अकबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। और ये लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। और अबुल फजल कौन था? अकबर ने एक चलाया था नवरत्न। तो जो नवरत्न था उसी में से एक अबुल फजल था। इसमें 9 मंत्री थे तो उसी में से एक अबुल फजल था। 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल। तो ये भी एक पॉइंट हो जाएगा कि नवरत्न किसने चलाया था? ये अकबर द्वारा चलाया गया था जिसमें 9 मंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान
जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। एक जैन विद्वान के बारे में पूछा है कि जिसका अकबर जो सम्मान किया करता था, तो उनका नाम था हरिविजय सूर्य। हरिविजय सूर्य उनका पूरा नाम था, हरिविजय सूर्य। तो हरिविजय सूर्य ये क्या कौन थे? ये थे एक जैन विद्वान थे। तो ये क्या हो जाएगा कि हरिविजय सूर्य कौन थे? ये थे एक जैन विद्वान। और इनको जो है अकबर ने एक उपाधि दिया था, और वो उपाधि था जगत गुरु का। जगत गुरु, ये जगत गुरु की उपाधि इनको मिली हुई थी। जगत गुरु की उपाधि, और जगत गुरु का उपाधि किसने दिया था? ये अकबर ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हुई थी? तो एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम बोला जाता है मुगल गोंडवाना। तो एक मुगल गोंडवाना युद्ध हुआ था। तो ये जो गोंडवाना है, जनरली यहाँ पे जो गोंड जनजाति रहती थी, और वो कहाँ पे रहती थी? ये गढ़ कटांगा में। और गढ़ कटांगा जो है ये कहाँ था? ये था जबलपुर में। ये जबलपुर में ही कौन सा जगह था? गढ़ कटांगा। और यहीं की एक रानी थी, रानी दुर्गावती। तो जब मुगल सेनाओं के बीच में जब ये युद्ध हुआ, तो उसी में ये मारी गई थी। तो इनका जो रानी दुर्गावती, इनका जो समाधि हो जाएगा कि समाधि कहाँ पे है? तो वो हो जाएगा कि जबलपुर में है। इनकी जो समाधि जबलपुर में है। और ये जो युद्ध हुआ था 1564 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो यहाँ पे पहले देखते हैं लोग हल्दी घाटी की लड़ाई। तो ये जो हुआ था, ये अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के बीच में। और ये कब हुआ था? जो हल्दी घाटी का युद्ध था, ये हुआ था 1576 में। 1576 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे जो है अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व जो था, वो मान सिंह ने किया था। मान सिंह। और ये राणा प्रताप कहाँ का था? ये मेवाड़ का शासक। तो मेवाड़ का शासक कौन था? राणा प्रताप सिंह। और अकबर की तरफ से जो सेना का नेतृत्व, वो मान सिंह ने किया था। तो हो जाएगा हल्दी घाटी की लड़ाई ये 1576 में हुआ था, और अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच हुआ था, जिसमें कि अकबर की जीत हुई थी और राणा प्रताप सिंह की हार हुई थी इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो ये जो मनसबदारी प्रणाली है, ये सैनिकों में होता था। जैसे जो सैनिक होते थे, उनका एक पद था। मतलब ये सैनिक का पद, और उस पद को बोला जाता था मनसब। तो सैनिक का जो पद है उसको बोला जाता था मनसब। और जो सैनिक होते थे, सैनिक को क्या बोला जाता था? जो सैनिक होगा उसको बोला जाता था मनसबदार।
तो ये सैनिकों में एक पद थी, वही पद की ये प्रथा चलाई गई थी, मनसबदारी प्रणाली, जिसमें एक सैनिक को पद दिया जाता था और उस पद का नाम था मनसब, और जो सैनिक को दिया जाता था उस सैनिक को बोला जाता था मनसबदार। तो ये चलवाई थी अकबर ने। तो मनसबदारी प्रणाली किसने चलवाई थी? ये अकबर ने चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है फतेहपुर सीकरी में। अब देखते हैं फतेहपुर सीकरी ये कहाँ पे है। ये जो है ये आगरा के पास में है। ये आगरा से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है फतेहपुर सीकरी। और यहाँ पे जो है अकबर ने क्या बनवाया था, एक तो एक पंचमहल बनवाया है, मरियम महल भी है और सलीम चिश्ती का मकबरा भी है वहाँ पे। तो ये तीनों कहाँ पे है? ये फतेहपुर सीकरी में है। और जबकि जो मोती मस्जिद है ये कहाँ पे है? एक तो आगरा में है, आगरा में है और दिल्ली में है। तो मोती मस्जिद आगरा में है, दिल्ली में है। आगरा में शाहजहां ने बनवाया था और दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाया था। जो दिल्ली वाला है ये कौन बनवाया था? औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि फतेहपुर सीकरी में एक तो पंचमहल है, मरियम महल भी है और सलीम चिश्ती का मकबरा भी है। और किसके द्वारा बनवाया गया है? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया है। अकबर द्वारा निर्माण करवाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये जो बुलंद दरवाजा है ये कहाँ पे है? वही फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? यूपी में है। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। वो है बुलंद दरवाजा। और ये जो बुलंद दरवाजा है ये क्या है? ये जो विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। तो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार वो कौन सा है? बुलंद दरवाजा। ये भी किसके द्वारा बनवाया गया है? ये अकबर के द्वारा बनवाया गया है। अकबर द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और ये बनवाया कब गया था? जब ये गुजरात पे विजय हुआ था उसी के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा को बनाया गया था। तो इस पॉइंट को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है कि किसका भाग होता है। तो यहाँ पे जो पहले देखते हैं लोग सांसद। जो सांसद होता है वो ये जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 79 में है। तो सांसद का भाग हो जाएगा एक तो राष्ट्रपति, और सांसद का ही भाग होता है लोकसभा और राज्यसभा। ये क्या होते हैं? सांसद के भाग होते हैं। तो एक इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो हो जाएगा सांसद। दो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद के दोनों सदनों से किसी का भी सदस्य नहीं होता? इसमें से पूछा है कि जो भारत का जो संसद है, जो संसद के दोनों सदन है, उसमें से किसी का भी सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या है कि जो संसद, इसमें क्या होगा? एक तो लोकसभा होता है और क्या होता है? राज्यसभा। तो ये जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है क्या होता है? सदस्य नहीं होता है। जबकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और बाकी सब भी जो मंत्री होते हैं ये किसके सदस्य होते हैं? या तो लोकसभा के होंगे या फिर राज्यसभा के होंगे। तो ये तो संसद के सदस्य हो जाएंगे। और जो राष्ट्रपति होता है वो सदस्य नहीं होता है, वो संसद का अंग होता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि केवल 3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार, इसका मतलब विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। इसमें राष्ट्रपति के बारे में पूछा है कि राष्ट्रपति का जो विवेकाधिकार होता है उसमें से इसमें से कौन सा होगा जो राष्ट्रपति का विवेकाधिकार। तो पहले यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं लोग। तो वित्तीय आपात घोषणा करना, जो आपातकाल की घोषणा है। और क्या ऑप्शन में है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो यहाँ पे जो होता है, जो प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होता है, ये क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रपति का एक विवेकाधिकार है, ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति। बाकी जब जो इस ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो कार्य होते हैं, ये जो मंत्रिमंडल होता है उसी के सलाह पर, या फिर सांसद जो होता है उसी के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। जबकि जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो इसका क्या होता है, विवेकाधिकार। तो और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल के तहत होगी, वो आर्टिकल है 75 का भी एक में। तो आर्टिकल 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी सदस्य। अब एक तो इसमें समझते हैं लोग कि जो राष्ट्रपति का जो कार्यकारिणी जो होता है, जैसे राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करता है कार्य करने के लिए, वो कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं, इस क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा हो सकता है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सदस्य होगा वो क्या हो सकता है, एक तो या तो लोकसभा से हो सकता है, या फिर लोकसभा से, या फिर राज्यसभा से, दोनों में से हो सकता है। तो जो भी सदस्य होंगे या तो लोकसभा से होंगे या फिर वो राज्यसभा से होंगे। अब थोड़ा इस ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ये जो विधानमंडल का मतलब होता है जो राज्य में जो विधानमंडल होता है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद। तो ये विधानमंडल के बारे में बात कर रहा है कि विधानमंडल के दोनों सदनों से जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा कि जो राज्य के जो विधानमंडल है उससे जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, केवल लोकसभा के होते हैं। अब यहाँ पे अभी हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति का जो कार्यकारिणी सदस्य होगा या तो लोकसभा से होगा या फिर राज्यसभा से, लेकिन केवल लोकसभा से होगा ऐसा नहीं है, राज्यसभा से भी हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और उसके बाद अगला ऑप्शन है कि विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है, जो इसी का जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको उल्टा कर दिया गया है। पहला वाला ऑप्शन क्या था हमारा, गलत था, अब उसी को उल्टा कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर पढ़ लेते हैं, नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि जो उनकी नियुक्ति होगी उसके बाद विधानमंडल के सदस्य बनेंगे। वो तो विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, वो किसके सदस्य होते हैं, या तो लोकसभा के या फिर राज्यसभा के। तो बस इसी पॉइंट को याद रखना है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि जो राष्ट्रपति का कार्यकारिणी जो सदस्य होते हैं वो या तो लोकसभा से होंगे या फिर राज्यसभा से। तो इस क्वेश्चन का जो सही स्टेटमेंट हो गया कि विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, वो सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो ये जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो पूछा गया है, राज्यसभा का जो अवधि होगा वो कितना होता है, वो 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। और जो ये राज्यसभा में क्या होता है कि जो हर एक 2 वर्ष के बाद में, हर एक 2 वर्षों के बाद क्या होता है कि इसका जो भी मेंबर होगा उसका 1/3 1/3 जो होता है ये खाली हो जाता है।
तो हर एक 2 वर्षों के बाद क्या होता है कि 1/3 जो सीट है वो खाली हो जाती है, और इसकी जो अवधि है राज्यसभा के सदस्यों की वो कितनी होती है, 6 वर्षों की होती है। जबकि लोकसभा की कितनी होती है, लोकसभा की ये होती है 5 वर्षों की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।